साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी लाइक वाइब्रेशन. जैसे कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या हो सकता है? ट्यूनिंग फॉर्क हो सकता है. ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे हम लोग किसी जगह पे हिट करेंगे तो इसमें एक साउंड जनरेट होगा, है ना? इसमें साउंड भी आ रहा होगा, है ना? यस. और साउंड, हाँ काइंडली चेक, आप भी इसमें चेक कर सकते हो साउंड. आ रहा है कुछ साउंड? यस. हाँ, तो साउंड, तो ये साउंड कैसा है? ये एक सोर्स हो गए साउंड प्रोड्यूस करने के सोर्सेस. और साथ ही साथ साउंड एक एनर्जी और इस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, और हमारे को सेंस करने के कुछ हमारे पास क्या है? सेंस ऑर्गन है, जिसमें से एक सेंस ऑर्गन कौन सा है? ईयर. इन आवर ईयर. तो साउंड जब आगे आगे जनरेट होता है या साउंड एक दूसरे प्लेस से जाता है, तो साउंड के तीन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं. क्या क्या? कि साउंड जो है एक तो वाइब्रेशन से क्रिएट होता है. ये साउंड के अंदर जो सबसे पहला टर्म है वो वाइब्रेशन है. साथ साथ वाइब्रेशन एक तरह से क्या हो गया? इसका प्रोडक्शन, जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. और साउंड प्रोड्यूस होने के साथ साथ दूसरा टर्म क्या हो सकता है? आगे जब साउंड जा रहा है तो वो है ट्रांसमिटेड. कौन है? ट्रांसमिटेड. अब जब ट्रांसमिटेड होगा तो ट्रांसमिटेड होने के लिए क्या चाहिए होगा? मीडियम चाहिए होगा. और मीडियम लाइक मीडियम क्या होगा? एयर और वाटर और गैसेस, जो सॉलिड. तो मीडियम हमारे हो गए जितने भी हमारे सब्सटेंस है या आसपास जो भी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. और ये भी हमें पता है कि सबसे ज्यादा साउंड या जो तेज चलता है किसमें चलता है? सॉलिड मटेरियल. और थर्ड वन इज रिसीव. जब साउंड आगे जाएगा तो वो साउंड कहीं ना कहीं जा करके रिसीव होगा. तो रिसीव जब होगा किसी प्लेस पे जाने के बाद, तो रिसीव कैसे होगा? जैसे हमारा सिग्नल है, आपने यहां से फोन कॉल करा, फोन कॉल आगे पहुंचा तो किसी फॉर्म में तो रिसीव हुआ होगा. तो वो वहां पर जाने के बाद भी साउंड के फॉर्म में रिसीव हो रहा है. तो रिसीवर के लिए भी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर वगैरह. देखा है आपने एम्पलीफायर? जो एम्पलीफाई करते हैं और आगे आगे तक पहुंचाते हैं. और रिसीवर भी हमारे लगे होते हैं, जैसे कि जो साउंड एब्जॉर्बर होते हैं. जैसे हमारे कान नहीं है, हमारे ईयर ही है. तो ईयर में क्या होता है? ईयर ड्रम. तो ईयर ड्रम क्या करता है? उस साउंड को रिसीव कर लेता है. ठीक है. अब जब साउंड को रिसीव कर लेता है तो ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाइब्रेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? वाइब्रेशन को कह सकते हैं किसका? काइंड ऑफ रैपिड मोशन. काइंड ऑफ रैपिड मोशन. कौन सा? काइंड ऑफ रैपिड मोशन. कैसा? टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो एक जगह पे ऐसे 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 वाइब्रेट करता रहे, तो काइंड ऑफ रैपिड मोशन. कैसे? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये वाइब्रेशन है. वाइब्रेशन के लिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ट्यूनिंग फॉर्क. ट्यूनिंग फॉर्क भी इसका एक एग्जांपल है. ट्यूनिंग फॉर्क काम कैसे करता है? ट्यूनिंग फॉर्क काम करता है इनकी वाइब्रेशन से. जैसे इसको हिट करा, ये वाइब्रेट करने लग गया. वाइब्रेट जब हुए तो वाइब्रेट्स किस में कन्वर्ट हो गए? साउंड में. और वो साउंड को हम सुनते हैं. ट्रांसमिशन जब होगा तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, मीडियम होंगे. लेकिन जब ये ट्यूनिंग फोर्क से साउंड आगे आगे ट्रेवल करेगा ऐसे ट्यूनिंग फोर्क से, तो ये कैसे कैसे ट्रेवल करेगा? एक पैटर्न बनाएगा, जैसे कि सी, आर, सी और आर. इन फॉर्म में आगे ट्रेवल करेगा. सी में क्या होगा? कंप्रेस्ड, जहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा पास पास हों. और रियर फ्रैक्शन में कैसा होगा? दूर दूर होगा, हल्का. तो रियर फ्रैक्शन में अगर हम बात करें, सी का मतलब क्या है? कंप्रेशन. एंड आर मींस
रेयरफैक्शन। कंप्रेशन में क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास हैं, तो यहां पर डेंसिटी कैसे होगा, हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। और रेयरफैक्शन में क्या होगा, लो डेंसिटी। लो डेंसिटी, लो डेंसिटी होगा तो प्रेशर भी कम होगा, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे प्रेशर कम होगा। तो इस तरह से ये रेयरफैक्शन और कंप्रेशन आगे आगे मूव करते रहते हैं। तो अब जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि साउंड जो है एक तरह से एक वेव की फॉर्म में आगे ट्रेवल करता है। जब आगे की ट्रेवल करेगा तो एक और है कि साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। बताइए, क्या साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है? यस। अब थोड़ा सा मैकेनिकल को समझना पड़ेगा। जो एनर्जीज होती हैं वो दो तरह की एनर्जीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। मैकेनिकल होता है जिसमें मीडियम की जरूरत होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और मीडियम क्या होता है, इसमें जरूरत होती है, मीडियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। इसके लिए नो मीडियम कंपल्सरी या मैंडेटरी, इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन वही जब हम मैकेनिकल वेव के बारे में बोल रहे हैं या साउंड वेव कह रहे हैं, तो ये साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जब इट कैरीड, किसके बेसिस पे, या इट प्रोपेगेट, ये जो पार्टिकल्स होंगे, इट कैरीड पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ये पार्टिकल को तभी कैरी कर सकता है जब मीडियम प्रेजेंट हो। यस, और साउंड भी तभी चलता है जब मीडियम प्रेजेंट हो। इसीलिए यस, आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, यस, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। आपका क्वेश्चन भी है ये एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन और आता है कि अगर आप और आपके फ्रेंड मून में है और आपके फ्रेंड ने आपको कुछ कन्वर्सेशन करा, तो क्या आपको सुनाई देगा? क्यों नहीं सुनाई देगा मून में? यस, नो, नो मीडियम। नो मीडियम मतलब किसकी एब्सेंस है, एटमॉस्फेयर नॉट प्रेजेंट इन द मून, नो एटमॉस्फेयर। तो मून में एटमॉस्फेयर भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, वहां पर कोई भी साउंड सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा? साउंड नॉट हियर, नहीं होगा। क्लियर हो रहा है कुछ चीजें? लेकिन जब आगे साउंड ट्रैवल करेगा तो वो किसकी फॉर्म में जाता है, कुछ वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। जो वेव हमारे पास दो हैं, कौन कौन सी वेव, एक है लॉन्गिट्यूडनल, एक है लॉन्गिट्यूडनल, और एक दूसरा कौन सा है, ट्रांसवर्स। जब लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, क्रस्ट और ट्रफ जो तुम्हारे हैं, क्रस्ट और ट्रफ मतलब कि एक तरह से कहीं की जिसमें सी और आर ये टर्म्स आते हैं, सी और आर कंप्रेस्ड और रेयरफैक्शन टर्म आते हैं। लेकिन एक चीज है कि इसमें क्या होगा, मीडियम पार्टिकल या मीडियम पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर, इसका प्रोपगेशन ऑफ वेव, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन सॉरी पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, पैरेलल, पैरेलल, जब हम लॉन्गिट्यूडल के बारे में बात करते हैं। लेकिन वहीं जब ट्रांसवर्स होगा तो प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल मीडियम या प्रोपगेशन एंड पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर होता है।
जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया या मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, तो दोनों दोनों आगे जब ट्रैवल करेंगे तो उनकी वजह से कुछ तरह का वेव जनरेट होगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स का एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। कौन सा वेव, साउंड वेव। और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल को कहते हैं हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंग, और ट्रांसवर्स को कहते हैं अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ मतलब वही है कि जब क्रॉस सेक्शनल मतलब परपेंडिकुलर हो, जब आप किसी क्रॉस सेक्शनल पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कैसे ट्रैवल करता है, इसमें ट्रैवल जब करेगा तो एक फील्ड इधर होगा और एक फील्ड इधर होगा, इनकी वजह से आगे आगे प्रोपेगेट होंगी वेव्स। ये वही लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल क्या हो सकता है, रस्सी। रस्सी में क्या होगा, जब आप किसी चीज को झटका देंगे तो झटका देने में क्या होगा, यहां से झटका देंगे तो ये वाला अगर जो बिड है वो भी क्या करेगा, इधर की तरफ मोशन करेगा, और रस्सी का वेग भी आगे की तरफ मूव करेंगे। जैसे तुमने एक प्लास्टिक कुछ मटेरियल उसमें फिट कर दिया, तो रस्सी को झटका दोगे तो रस्सी भी उधर जाएगी और वो पार्टिकल भी उधर मूव करेगा, तो लॉन्गिट्यूड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक और एग्जांपल, कि स्टोन को नीचे डालें तो उसकी चारों तरफ वेव्स ऐसे ऐसे बनेंगी। पत्थर तो नीचे डूब जाएगा, पार्टिकल नीचे चला गया, वेव्स आगे आगे जनरेट हो गए। तो ट्रांसवर्स नेचर में कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब लाइट वेव, लाइट। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल कौन है, साउंड वेव। समझ में आ रहा है। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी, जो कि टेक्निकली हमें समझनी होती है वेव के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, नंबर पहला वेवलेंथ, एंड द सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड वन इज टाइम पीरियड, and the fourth one is angular frequency, और एक टर्म और है कौन सा, एम्पलीट्यूड। कौन सा टर्म है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड। जब भी कोई वेव आगे ट्रैवल करेगी तो इसमें सारे टर्म्स आएंगे, यहां से लेकर यहां तक इसका जीरो मैक्सिमम जितना जाएगी दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। किसी लाउडनेस की जब हम बात करेंगे आगे, तो कोई कितना लो उसका एम्पलीट्यूड है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, उससे डिपेंड करता है उसका लाउडनेस। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब 2 पाई बाई टी क्यों आता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज यहां से लेकर यहां तक का हाफ साइकिल होता है, दैट इज कॉल्ड पाई, और यहाँ का जो टाइम पीरियड होगा टी बाई 2, और पूरा कंप्लीट साइकिल होगा इज टी, और यहाँ का जो टर्म आएगा वो क्या होगा, 2 पाई, और यहां तक का टाइम पीरियड टी। तो पाई प्लस पाई इज 2 पाई, तो एक कंप्लीट साइकिल को बोलते हैं 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे पर इन सेकेंड, तो उसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर कौन सा है, घुमाते रहेगा उसको, क्योंकि ये साइकिल फिर रिपीट होगी अब यहां से इस साइकिल के बाद, इसलिए एंगुलर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बाद में हम लोग और इसको समझेंगे। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन क्यों, क्योंकि पाई यहां पर एज अ एंगल काम कर रहा है, और टाइम क्या है, सेकेंड, तो सेकेंड का ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। टाइम टेकन, एक कंप्लीट एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना क्या लेगा, समय लेगा, उसको टाइम पीरियड करेंगे। इसको डिनोटेड करते हैं टी से, टाइम पीरियड को टी से। एंड फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ
ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन करेगा, और इसको किससे डिनोट करते हैं? न्यू इज अ ग्रीक लेटर एंड यू, न्यू नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे नोट किया होता है? हर्ट्ज, एच जेड से इसको डिनोट करते हैं, हर्ट्ज। तो साइंटिस्ट के नेम पे ही हर्ट्ज बना। वेवलेंथ इज अ कॉन्सिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इज कॉल्ड लैम्डा। तो कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ, इसको कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा, लैम्डा एक ग्रीक लेटर है, ये सारे लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और ये न्यू, ये सब। अब इन टर्म्स में हमारे पास क्या है, कुछ रिलेशंस हैं लैम्डा और इसमें। तो रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड, पहले हमें बात करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या? टाइम। तो स्पीड को बी से डिनोट करते हैं डिस्टेंस, यहां पर जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा, एंड टाइम इज टी। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन टी की प्लेस में क्या रख देंगे? न्यू। तो हमारे को एक जनरलाइज फॉर्म मिलेगा, hence v is equal to न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा, न्यू और इसमें स्पीड। v is the speed of sound wave, स्पीड ऑफ साउंड। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है? यस, फॉर एयर के लिए होता है 334 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड। तो कभी थंडर हुआ, आसमान में बिजली कड़की, तो हम तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा? लाइट या साउंड? लाइट, बिकॉज लाइट की स्पीड कितना है? मैक्सिमम है कितना? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये लाइट की स्पीड है। ओके, डन। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एक वेव है, इट मूव्स वेव है जिस मूव कर रही है, डिस्टेंस कितना मूव कर रही है? 8 मीटर, और टाइम ले रही है 0.05 सेकेंड। तो आपको इसके लिए फाइंड करना है ए। सबसे पहले तो इसका डिस्टेंस, इसका स्पीड कैलकुलेट करना है या वेलोसिटी, एंड द बी सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करना है इफ फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यस, ए पार्ट के लिए हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, या न्यू की जगह लैम्डा अपॉन टी यूज कर लेंगे। v इज इक्वल टू लैम्डा कितना है? 8, ये कितना है? 0.05, पॉइंट हटा तो कितना आ जाएगा? 2 0 ऊपर, कितना आ रहा है? v इज इक्वल टू 160 मीटर पर सेकेंड। वही हम बात करेंगे इसका वेवलेंथ के लिए। तो बी पार्ट के लिए क्या करेंगे? वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज करेंगे न्यू, 200 हर्ट्ज। तो इसमें कौन सा लग जाएगा? ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन न्यू 160 डिवाइड बाय 200, तो कैंसिल हो जाएगा।
8 मीटर। तो जहां वो 8 मीटर चल रहा था, अब वो 0.8 मीटर ही कवर करेगा। इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज। न्यू इंक्रीज, लैम्डा डिक्रीज। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करते हैं फिर इसके आगे, और साउंड के और भी कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे, लाउडनेस और पिच।